बड़ा फैसला मखसूस नशिस्तों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यकीनन एक सेटबैक है और इसी पर ज़ाहिर तबसरे और तज्ज़िये भी होंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की बहुत अरसे से मेरा ख्याल है लोगों को इंतज़ार था कि ये फैसला क्या आता है और किस हद तक पीटीआई को फेवर या कुशन मुहैया करेगा। लेकिन बहरहाल पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज ये मुख्तसर फैसला जो सुनाया है, इसमें वाज़ेह शायद ये चीज़ सामने आ गई है कि पीटीआई अपनी मखसूस नशिस्तों से हाथ धो बैठी है। अब सवाल ये पैदा होगा कि अब ऑप्शंस क्या रह जाएंगे। हुकूमत के पास जाहिर है ये तमाम तर नशिस्तें चली जाएंगी, लेकिन इस सब के बाद जो पीटीआई का अपना स्टेक है और फिर बिलखुसूस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हवाले से अगर हम बात करें, क्योंकि उन्होंने ये प्ली ली थी इसमें, तो इस प्ली के बाद क्या अच्छा, कमर मेकन हमारे नुमाइंदे हैं। कमर, थैंक यू वेरी मच। आप काफ़ी देर से अपडेट कर रहे थे, मैं आपको सुन भी रही थी। आज पूरी कोर्ट की कार्रवाई आपने सारे हमारे सुनने वाले और देखने वालों के लिए बयान की। कमर, मुझे ज़रा ये थोड़ा सा अहाता करेंगे, आपके इस सारी सूरत हाल के बाद कोई कांटेक्ट हुआ है आपका हामिद खान या दीगर और लोगों के साथ कि क्या वो लोग रिएक्शन दे रहे हैं? ऑफकोर्स उनके लिए तो ये एक बड़ा धक्का है, किसी हद तक वो इसके लिए तैयार थे। देखिए, इस बारे में एक खबर है आपके साथ, वो शेयर करते चलें। तहरीक इंसाफ के ज़राए के मुताबिक, जो कंफर्म ज़राए के मुताबिक मुसद्दिका मालूमात है, उसमें ये चीज़ है कि तहरीक इंसाफ को शायद पहले से ये इल्म था इस बारे में कि हमें ये सीटें किसी सूरत नहीं मिलेंगी। जिस तरह से उनके मुताबिक उनका ये मौक़िफ़ था कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया जो है वो शायद हमारे साथ जो है वो कोई बहुत बड़ा रिलीफ हमें अदलिया से ना मिल सके। इसमें बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ की तरफ से ये प्लानिंग और जो एक पूरा नैरेटिव बिल्डिंग की जो गेम थी या खेल था वो अपनाया गया, क्योंकि ये समाअत लाइव चल रही थी और लाइव समाअत के दौरान जाहिर है पूरी दुनिया देखती है। तो इसमें ये हिदायत भी थी वकला को कि भाई अगर हमें सीटें मिलें या ना मिलें, हमारा पॉलिटिकल नैरेटिव जो है वो जरूर डेवलप होना चाहिए। तो उसमें हमें काफी हद तक तहरीक इंसाफ कामयाब दिखाई देती है, क्योंकि उनको सीटें किसी सूरत नहीं मिलनी थी। मैं वापस आती हूँ कमर आपकी तरफ। थैंक यू, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। आई नो आपके पास बहुत डीप मालूमात होगी। मुझे बताया जा रहा है हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, इंपॉर्टेंट शख्सियत है और जाहिर है साहब का ताल्लुक भी रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। फयाज, ये फरमा दें कि आपको क्या लग रहा था कि ये वाला जो फैसला काफी अरसे से पेंडिंग में चल रहा था, ये कितना बड़ा सेटबैक होगा तहरीक इंसाफ के लिए? ये नविश्ता दीवार था जो उनको वो पढ़ ही रहे थे, बाकी सारे लोग शायद ना उस तरह पढ़ रहे हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो पहले करूँगा आईनी और कानूनी बात। आइन और कानून, इलेक्शन एक्ट 2017, उसकी जो जनाब अमेंडमेंट हुई थी पिछले साल, उसके तनाजुर के अंदर चीजें बड़ी क्लियर है। उस अमेंडमेंट से पहले भी ये चीजें क्लियर थी और उस अमेंडमेंट के बाद भी चीजें बड़ी क्लियर है। क्या चीज क्लियर है? क्लियर ये है कि 25 दिन पहले जो लास्ट डेट होती है कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म वापस लेने की, उस वक्त तक हर पॉलिटिकल पार्टी के पास टाइम होता है मखसूस नशिस्तों के लिए अपनी फहरिस्त जमा करवाने का। उसमें खवातीन की नशिस्तें हैं, उसमें आपकी जनाब अक़लियतों की नशिस्तें हैं। ठीक है जी, आपके पास वो लास्ट डेट होती है 20-22 दिन पहले की। दूसरी चीज जो आइन के अंदर लिखा हुआ है, कानून के अंदर, इलेक्शन एक्ट 2017 में, वो ये कि आपकी हर पॉलिटिकल पार्टी की जो पार्लिमानी ग्रुप रखती है, एक या एक से ज्यादा सीट आपकी पार्लियामेंट के अंदर जिनकी है कौमी असेंबली में, सिर्फ उन्हीं को राइट हासिल है स्पेशल नशिस्तें लेने का। ठीक हो गया। ठीक है जी। अब इन दो चीजों को मिला के अब अगली बात सुन लें तो आपको चीज क्लियर हो जाएगी। तहरीक इंसाफ एज अ पार्लिमानी पार्टी असेंबली के अंदर आई ही नहीं, 0 सीट। ठीक हो गया। तो कानून के मुताबिक तहरीक इंसाफ क्लेम ही नहीं कर सकती कि उसको मखसूस नशिस्तें दी है। दूसरी चीज, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ये सारे शामिल हुए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपनी लिस्ट जमा नहीं कराई। चलो अब बताओ, एक ने अपनी जिस जनाब पार्टी के नाम से इन्होंने पार्लिमानी ग्रुप बनाया, उसने अपनी फहरिस्त जमा नहीं कराई, और जिसके नाम पे ये लेना चाह रहे हैं उन्होंने जनाब उसकी पार्लिमानी पार्टी कोई नहीं है। Got it. तो जनाब बिल्कुल ठीक फैसला दिया है। अच्छा,
100% अप्रोप्रिएट ऑप्टिमल। लेकिन एक मिनट फयाज, इसमें एक चीज है ना, देखें ये तो डिबेट होगा ना, फिर एक सिंपैथी वोट जो है वो हमने देखा, देखिए अगर हम ओरिजिनल या जिसे कहते हैं रियलिटी बेस्ड बात करें तो वो ये है कि पीटीआई को बहरहाल उसका एक वोट बैंक इंटैक्ट है, फिर ये एक सिंपैथी गेनर के तौर पर तो नहीं सामने आएगा ये वाला फैसला? इधर ही रुक जाए सना साहब, इधर ही रुक जाए। चीजें जो ना सिंपैथी से नहीं चलती। दुनिया के मामलात, दुनिया के जनाब खानदानों के, रियासतों के और अदारों के, किसी के भी इस माशरे, वो आइन और कानून के साथ चलते हैं। दुरुस्त है। अब आइन और कानून के मुताबिक इनको किसी ने मना किया था कि यार तुम आजाद जीत के आए हो, तुम तहरीक-ए-इंसाफ ज्वाइन कर लो। जजेस ने इस पूरी पिटीशन के दरमियान हियरिंग के बार बार ये कहा कि आपकी मत मरी हुई थी, आपने पंग पी हुई थी, आपको नहीं पता था कि आपने तहरीक-ए-इंसाफ ज्वाइन करनी है। सुन्नी ताकत कौंसिल में क्या करने गए थे आप लोग? आपको किसने मना किया था कि आप तहरीक-ए-इंसाफ ज्वाइन ना करें? तहरीक-ए-इंसाफ एक पार्टी तो थी ना उस वक्त। तो भाई आप करतूतें आप करें, कानून आप तोड़ें। लेकिन अब फयाज एक सवाल और है, एक सवाल और है। सुन लो, मुझे बात जरा पूरी करने दो प्लीज। यहाँ सिंपैथीज पे नहीं होती, ठीक हो गया। यहाँ पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे नहीं होती, ये फैसले कानून के मुताबिक होते हैं। जो जजेस बैठे हैं, पहले जो जजेस बैठे थे वो इमरान दार थे, सारी दुनिया को पता है इमरान दार थे, हर बच्चे को पता है जनरल फैज हमीद नेटवर्क के जनाब तैनात करता जनाब वो सारे के सारे जनाब जजेस थे, जिन्होंने जिस पार्टी ने रिलीफ ही नहीं मांगा, जिस पार्टी ने पिटीशन ही दायर नहीं की, आपने सारी नशिस्तें उठा के उस पार्टी को पकड़ा दी। तो मैं ये समझता हूँ कि जजेस ने और जुडिशरी ने बिल्कुल ठीक फैसला दिया। अच्छा, अब भैया साहब एक आर्गुमेंट ये भी है ना कि देखें हुकूमत जो है उसके घर में तो शादियाने हैं कि भाई मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है वो उनके हक में आ गया, वो भी उधर चली जाएंगी। लेकिन जो आर्गुमेंट अभी ज़ाहिर पीटीआई वाले नहीं है, इसलिए मैं उनकी तरफ से दे रही हूँ, वो ये कह रहे हैं इन्होंने तो किसी किस्म का कोई इनका जिसे कहते हैं ना काम ही नहीं है, इनकी किसी किस्म की परफॉर्मेंस ही नहीं है, ये तो बेवजह ही फैजियाब हुए जा रहे हैं ना। अब जनरल फैज का याद कर उसमें मैं बताता हूँ ना, देखो आइन के अंदर और कानून के अंदर एक चीज तय है कि आपने अपना फोरम पूरा करना है। आपने असेंबलियों की, सेनेट की, कौमी असेंबली के सारे फिगर्स जो है ना सीटें पूरी करनी है। वो सीटें पूरी ना हो तो आपकी पीसीओ आपके इश्यूज आते हैं, जिसमें फिर प्रॉब्लम आती है। आपने सेनेट का इलेक्शन करवाना है, आपने कोई आइन पास करना है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास करना है, आइन में अमेंडमेंट करनी है, 100 चीजें आती हैं जो फिर आपकी प्रॉब्लम आएंगी। तो ये एक एक्सेप्शनल केस के तौर पे इस दफा पाकिस्तान की पार्लियामानी सिस्टम में ये चीज आई, उसको एक एक्सेप्शनल तरीके से आइन और कानून से जुड़े रहते हुए फैसला दे दिया अदालत ने। अच्छा फयाज, इसको एक और तरीके से देखें कि देखें एक जानिब आपको पता है केपीके के वो जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि मैं आज की छोड़ती कल ये असेंबली तहलील कर दूंगा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी है और इतना हौसला भी है। दूसरी जानिब आपको मैं ये भी इत्तला दूंगा, यकीनन आपके इल्म में होगा, सॉरी ओके, सीनियर एंकर पर्सन गरीदा फारूकी साहबा, वेलकम करती हूँ आपको। मैं फयाज साहब से क्वेश्चन कंप्लीट करूँ फिर आपकी तरफ आती हूँ। मैडम फयाज साहब, ये आप मुझे सिर्फ बता देंगे कि क्या आपको लगता है कि इस वक्त पीटीआई एक प्रेशर में जो वो सड़कों पर आने के लिए तैयार बैठी हुई है, तो बस वो अब आ ही जाएगी क्योंकि एक और नहीं सना आप इतनी सीनियर माशाल्लाह आप तो जर्नलिस्ट एंकर हो, कौन सी सड़कों पे आई बैठी है जना? इंतजार तो कर रहे हैं ना फयाज साहब, रियलिटी तो यही है ना। बानी तहरीक इंसाफ तेरे जान सार एक दो नहीं पूरे चार, बंदे तो निकल नहीं रहे बाहर, आपस में लड़ने लगे हुए हैं, एक दूसरे का सर फाड़ने लगे हुए हैं। क्यों फाड़ रहे हैं? कि कामयाब नहीं हो पा रहे, पब्लिक निकलने को तैयार नहीं, वर्कर निकलने को तैयार नहीं, वोटर निकलने को तैयार नहीं, लोगों के सामने इनका चेहरा बेनकाब हुआ है। इन्होंने जो पाक इंडिया जंग से लेके, पाक ईरान इजराइल जंग से लेके फिर उससे पहले जो करतूतें की पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ और फौज के खिलाफ, और उसी फौज के सरसद के पाकिस्तान इस इंडिया की जलालत और बदमाशी से बचा। आप पाकिस्तान की आवाम को समझ आ चुकी है। बिल्कुल ठीक है। काल पे तो अब केपीके से भी एक बंदा निकलने को तैयार नहीं है। अच्छा, की हुकूमत है कि नहीं है, तो आप किससे कहती है कि वो आवाम को निकालेंगे? फयाज, लेकिन हम आर्ग्यूमेंट के तौर पर तो चीजों को जाहिर बात करते हैं ना, उस पर गरीदा फारूकी साहिबा से भी जरा ओपिनियन ले लूं। जवाब दे रहा हूं ना। बिल्कुल ठीक है, मैं गरीदा फारूकी साहिबा का भी ओपिनियन लेना चाहूंगी। फयाज साहब, गरीदा साहिबा अस्सलाम वालेकुम अगेन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मैडम ये फरमाइएगा, ये जो बड़ा फैसला आया है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से इंडोर्स किया गया है, ये एक सेटबैक साबित होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए या फिर एक सिंपैथी गेनर के तौर पर इस्तेमाल हो सकेगा?
जी बहुत शुक्रिया सना हाशमी साहिबा। इट्स अ प्लेयर टू बी इन योर प्रोग्राम। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया भर में लोग देखते हैं, बड़े शौक से देखते हैं और यहाँ से लर्न भी करते हैं। आपका सवाल बड़ा जबरदस्त है और दोनों एस्पेक्ट्स जो आपके सवाल के हैं बहुत अहम हैं। देखिए, एक तो इस फैसले का कानूनी एलिमेंट है और दूसरा इसका पॉलिटिकल एलिमेंट है। जो लीगल एलिमेंट है उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल दुरुस्त आया है। जो गुज़श्ता साल 12 जुलाई का फैसला था वो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी पर मबनी फैसला था, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि जिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने एफिडेविट जमा नहीं करवाए उनको जबरदस्ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दे दी जाती हैं और उनको जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट से गुज़श्ता साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर तस्लीम किया गया था। ना सिर्फ मेंबर बल्कि उनको टिकट भी तस्लीम किया गया था। उनका एफिडेविट बावजूद इसके कि इलेक्शन कमीशन में मौजूद नहीं था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से, लेकिन उसके बावजूद मखसूस नशिस्तें उनको दे दी गई थी। इसके अलावा पीटीआई का तो प्रेजेंस ही नहीं थी एज अ पार्लियामेंट्री पार्टी असेंबली में, लेकिन फिर भी कहा गया। और फिर सबसे बड़ी जो एक आइन की खिलाफ वर्जी हुई थी कि आइन एक मखसूस वक्त देता है कि आप इलेक्शन होने के बाद एक मखसूस वक्त के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप आजाद खड़े हुए हैं। लेकिन 12 जुलाई के फैसले ने कई महीने गुजरने के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या आजाद मेंबरान के लोगों को ये हक दे दिया था आइन से हट के कि आप अब पीटीआई को ज्वाइन कर लें और आप अब पीटीआई में शामिल होकर पीटीआई की जो अददी अक्सरियत है असेंबली के अंदर उसको आप बढ़ा सकते हैं। तो हर एतबार से जो 12 जुलाई का फैसला था वो गैर आइनी भी था, गैर कानूनी भी था, जिसके खिलाफ फिर मुख्तलिफ फरीकैन जिसमें हुकूमत भी शामिल थी, मुस्लिम लीग नून भी शामिल थी, पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, दीगर जमातें भी शामिल थी, वो फिर उसमें नजरसानी में गई थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है आइन को और कानून को और उन्होंने 12 जुलाई का फैसला जो कदम करार दिया है। उससे पहले आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई थी पेशावर हाई कोर्ट में इसी मामले के हवाले से और वहां पर उनको पेशावर हाई कोर्ट में ही एक कानूनी शिकस्त हुई थी। तो ये तो इसके कानूनी एलिमेंट्स है। पेशावर हाई कोर्ट ने भी उस वक्त इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त करार दिया था। तो इलेक्शन कमीशन आज विंडिकेट हुआ है, पेशावर हाई कोर्ट आज विंडिकेट हुई है। सबसे बढ़ के आइन और कानून आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विंडिकेट हुआ। अब आ जाइए इसके पॉलिटिकल एलिमेंट के ऊपर, इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट के ऊपर। तो वो तो आपको पता है कि पाकिस्तान में जितनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, बल्कि सोशल पोलराइजेशन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर विक्टिम प्ले करेगी, वो अदलिया पे हमला करने की कोशिश करेगी, जजेस को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करेगी। आज भी आपने देखा कि चंद जजेस ने जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चंद वकला ने माजरत के साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पेश हो रहे थे, मुख्तलिफ जजेस पर उन्होंने एतराज किया और उनको गुस्सा दिलाने की कोशिश की, उनको तैश में लाने की कोशिश की, उनको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की। तो आपको सोशल मीडिया पर भी कैंपेन नजर आएगी, आपको एक पॉलिटिकल कैंपेन भी नजर आएगी जहां पे अदलिया के आजाद ना होने का तासुर दिया जाएगा, मुल्क में आइन और कानून के ना होने का तासुर। तो ये तो हमेशा से चलता रहता है। किसी भी केस जो भी अदालत में जाता है एक फरीक की फतह होती है, एक फरीक की शिकस्त होती है। असल बात यह है कि क्या फैसला आइन और कानून के मुताबिक आता है कि नहीं आता। तो ये तो खैर होगा या आपको कुछ दिनों के लिए एक तमाशाबाजी नजर आएगी सियासी एतबार से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकली विक्टिम प्ले करने के लिए एक और कार्ड मुहैया हो जाएगा। लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना कैपिटल पॉलिटिकल एंड लीगल लूज कर रही है। इसी के साथ ये चीज भी विंडिकेट हुई है कि खैबर पख्तूनख्वा से जो सेनेट के हिस्सा नहीं आया, जो सेनेट की नशिस्तों का इंतखाब नहीं हुआ, वो भी आज विंडिकेट हुआ, क्योंकि वो भी पोर्शन जो है सेनेट का जो खैबर पख्तूनख्वा से आना है वो अपहोल्ड था मखसूस नशिस्तों के हवाले से ही। इसी फैसले पर ही वो रिलाय किया जा रहा था कि जी नजरसानी में गया हुआ है और स्टे ऑर्डर मिल जाएगा या क्या फैसला आएगा। तो उसके बाद देखा जा सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की नशिस्तें फिल इन होंगी या हो सकती हैं कि नहीं हो सकती। फिर एक और जो इसका इम्प्लीकेशन आ सकता है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर भी आ सकता है। केपी की हुकूमत भी इससे डिस्टर्ब हो सकती है लीगली और गालिबन ये भी हो सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ही चली जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पिछले कुछ दिनों से टीजर्स दे रही थी कि इमरान खान कहेंगे तो हम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिरा देंगे, तो ये सना हाशमी साहिबा ये उस तरफ भी मामला जा सकता है। लेकिन बहरहाल
अच्छा, बड़ा एक, इंटरेस्टिंग। नहीं गरीदा, ऐसे हम आपको जाने नहीं देंगे, आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट छेड़ा है, तो अब इसका हम डिबेट करेंगे इसको। देखिए, एक जानिब आपने केपीके की जो थोड़ी हल्की सी मंजरकशी की है वो हमें समझ आ रही है, लेकिन वो तो खुद ही तैयार बैठे ना कि हम आज के जाते अभी चले जाएंगे। दूसरी जानिब जरा से ये बताएं कि हुकूमती बेंचेस में क्या आपको लगता है कि इस मखसूस नशिस्तों के आ जाने से कोई डेस्क बजाकर वेलकम किया जाएगा या उनके ऊपर मजीद बार बढ़ेगा हुकूमत के ऊपर? देखिए सना साहिबा, मेरी पहले दिन से मेरा एक व्यू पॉइंट है इस सारे मुद्दे के हवाले से, मखसूस नशिस्तों के हवाले से। जी प्लीज। एक इसका एथिकल एस्पेक्ट भी है। एथिकली मैं समझती हूँ कि अखलाकी एतबार से ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की बनती हैं, क्योंकि मेंबरान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ही थे। बिल्कुल। लेकिन अगर आप इसकी लीगल डिबेट में आ जाएंगे तो उस पर भी मैं क्लियर हूँ कि फिर ये पीटीआई को नहीं दी जा सकती। अगर आप अखलाकी बात करेंगे तो हाँ, जो भी मखसूस नशिस्तों वाले मेंबर्स हैं वो हैं तो पीटीआई के लोग, हैं तो वो पीटीआई के सियासतदान। लेकिन उनसे गलती क्या हुई कि उन्होंने पार्टी टिकट नहीं दिया, उन्होंने आके 15 दिन के अंदर अपने एफिडेविट वगैरह जमा नहीं करवाए, इलेक्शन कमीशन के सामने बयान हल्फी नहीं दिया, उन्हें जो वक्त दिया गया उस वक्त के अंदर उन्होंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की, सुन्नी इत्तेहाद ज्वाइन नहीं की, पीटीआई की तो प्रेजेंस ही नहीं है। तो जब आप इसकी लीगल डिबेट में जाएंगे तो फिर किसी भी सूरत ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की नशिस्तें नहीं बनती। इसी को सुप्रीम कोर्ट ने आज रखा है। हाँ, अखलाकी एतबार से आप कह सकते थे कि जी नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, जेयूआई को, एमक्यूएम को ये सीटें नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि सियासत में अखलाकियात का दामन हाथ से छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ। आज आपके साथ हो रहा है, कल किस, तो ये एक पूरी डिबेट है ना। हाँ। तो वो, लेकिन जब आप मफादात की बात आती है, जब नंबर गेम की बात आती है, 26वीं तरमीम थी, इससे पहले भी बहुत से मामला दरपेश आए पार्लियामान में, एक एक नंबर फिर काउंट करता है, फिर अखलाकियात को बहुत कम देखा जाता है सियासत में। अच्छा। तो ये दोनों इसके जो है ना, ये बड़े सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स हैं कि अखलाकी एतबार से सीटें पीटीआई की हैं, लेकिन गलती भी पीटीआई की अपनी है लीगली एंड पॉलिटिकली, तो जाहिर सीटें उनको नहीं दी जा सकती। अब मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी ना सिर्फ अखलाकी एतबार से खुश होंगे बल्कि वो पॉलिटिकली एंड लीगली भी खुश होंगे कि देखें जी, हमें तो पहले ही सीटें दी गई थी 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले भी, और 12 जुलाई को जो फैसला आया वो गैर आईनी और गैर कानूनी था, उसने सीटें वापस पीटीआई को दे दी आइन से हट के, अब वो वापस हमारे पास आ गई हैं। तो आपको पता है कि इस वक्त मुल्क में खासतौर पे भारत से जंग के बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत की गुड्डी तो वैसे ही चढ़ गई है। अच्छा, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप उनका बड़ा अच्छा है, कोई मौका वज़ीर आज़म शहबाज जाने नहीं देते कि जहां पर वो फील्ड मार्शल की तारीखों के पुल ना बांधें, तो सिविल मिलिट्री ताल्लुक भी बहुत अच्छा है, हुकूमत भी बताहे बिल्कुल ठीक ठाक जा रही है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हर तरह से नाकाम हो रही है, सियासी भी कानूनी भी। इमरान खान को वो निकाल नहीं सके, अभी तक जेल से बाहर 2 साल हो गए हैं। हर कोशिश उनकी नाकाम हो रही है, चाहे वो अदालतों की कोशिश हो, चाहे वो बैकडोर इस्तेमाल करने की कोशिश हो। बहनें उनकी कहती हैं कि जी हमारा भाई जो है माइनस हो गया है पार्टी में से। तो ये तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सूरत हाल है। ऑपोजिशन तो इस वक्त मुल्क में मौजूद ही नहीं है, जो हम सब के लिए, सना साहिबा, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब 24 करोड़ आवाम के लिए परेशानी का बाइस होना चाहिए, क्योंकि ऑपोजिशन जो होती है वो जमहूरियत की जामिन होती है। बिल्कुल ठीक। तो अगर ऑपोजिशन खुद ही मौजूद नहीं होगी असल में, और ऑपोजिशन, हाँ गरीदा, आपकी गुफ्तगू में मुझे ये ज़ाहिर कहना पड़ रहा है कि ऑपोजिशन असल में खुद कॉम्प्रोमाइज है ना अपने बानी की वजह से। उनकी सारी एम्पैथी, सिंपैथी, उनका सारी एजिटेशन, वो सब कुछ वो है कि वो अपने बानी को किसी तरह बाहर ले आए। वो लीगली भी फेल हो रहे हैं। आपने अभी इस पर तबसरा किया, मैं दोबारा आपको ज़हमत देती हूँ। शॉर्ट ऑर्डर में जो है बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस ऑर्डर में ये लिखा गया है कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है, और इस पर फैसला सामने आ गया है। कमर, अभी हम कुछ चीज़ें एनालिसिस ले रहे थे, लेकिन आप क्या हमें ये बताना पसंद करेंगे कि आज के इस फैसले को सुनने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौन सी क़यादत थी जो इस शॉर्ट ऑर्डर को सुनने के लिए कमरा अदालत में मौजूद थी? मखसूस नशिस्तों का मामला है। सबसे पहले तो मखसूस नशिस्तों की उम्मीदवार कुछ ख़वातीन, कमल शौज़ब जो कि वुमेन विंग की सदर हैं तहरीक इंसाफ की, वो उनके साथ मौजूद थी। उसके साथ साथ एडवोकेट शुएब इलियास जो है बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लॉयर है अलकादिर ट्रस्ट केस में, वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला सुनने के लिए मौजूद थे। ताहम जो मेन काउंसल्स हैं या चेयरमैन पीटीआई है, उनमें से कोई बड़ी क़यादत जो है वो कमरा अदालत के अंदर मौजूद नहीं थी। दोपहर में जैसे ही
उनके दलाइल मुकम्मल हुए तो बेशतर क़यादत जो है वो चली गई थी। गुज़िश्ता समातों में हमने देखा कि बहुत सारे तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा कमरा अदालत के अंदर मौजूद होते थे, लेकिन आज हैरानकुन तौर पर जब ये कहा गया कि 2 बजे तक वक्फा किया गया और कहा गया कि आज ही शॉर्ट ऑर्डर भी सुनाया जाएगा, यानी इसको डिसाइड किया जाएगा, तो मुमकिन तौर पर ये हमें पता चल गया था पहले ही कि आज ही शॉर्ट ऑर्डर भी सुना दिया जाएगा, क्योंकि डिसाइड करने का कह दिया गया था। ठीक है। तब जब 2 बजे के बाद समाअत शुरू हुई तो कोई भी तहरीक इंसाफ का जो मेन लीडर है, जो सीनियर रहनुमा है, उनमें से अदालत के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। शायद उन्हें पहले से ही अंदाज़ा था कि हमें किसी किस्म का रिलीफ जो है वो नहीं मिलेगा, लेकिन उनकी वहाँ पर मौजूदगी ना होना, अदम मौजूदगी इंतहाई अहमियत की हामिल और सवालिया निशान है। जी ठीक हो गया कमर, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल डिटेल्स। हम बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले की, जो कि जाहिर है आपके सामने हमने रखा और इस पर मैसेज भी लिया। एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, यहाँ पर भी एक फैसला हुआ है जो कि कराची के हवाले से है, उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे। आज मौजू बिल्कुल मुख्तलिफ था, लेकिन जाहिर है बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया तो हमने उसको भी डिबेट किया है। कराची शहर के बहुत सारे मसाइलों में एक बड़ा मसला जो है वो यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है। यहाँ पर हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे में एक नई सवारी जो है, अब उसकी इस्तिला क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन हरफ़े-आम में इसको चिंची रक्षा ही कहा जाता है। ये मैंने पंजाब में ज़रूर देखा था और इंटीरियर में भी इनफैक्ट मैंने नहीं देखा था, लेकिन ये वहाँ से उड़ता उड़ता कराची की सड़कों पर पहुँच गया और ऐसी बुरी तरह सराहियत कर गया कि हर आदमी को लगा कि अगर रक्षा चिंची नहीं होगा तो शहर में चलना महाल होगा। आज हमने आवाम से इस बारे में तासुरात लिए हैं, ज़रा पहले आपको वो दिखाते हैं। रेड बस का रूट जो है ना, R1, R2, R3 ये सब चल रही हैं। ये R16 तक रूट हैं, तो बीच के रूट हैं, 2 रूट औरंगी से निकलने थे, औरंगी टाउन से लेके कोरंगी तक जाने थे। R5 या R6 बीच के नंबर हैं। इससे अगले रूट चल गए और इससे पहले के रूट चल गए। ये 2 बीच के रूट अभी तक चले नहीं हैं जो नक्शे में हैं। रेड बस के पूरे जो प्लान है उसमें R6, R5 2 रूट औरंगी से चलने थे, और ये औरंगी टाउन, गुलशन बिहार, बल्दिया से होते हुए पूरा शान चुरंगी और बहादराबाद से होते हुए जाने थे। मेरी जॉब है बहादराबाद में, मुझे 2 बस करके यहाँ से चिंची, फिर यहाँ से बस में बैठ के जाना पड़ता है। सही है ना? चिंची का निज़ाम गलत नहीं है, ट्रैफिक का निज़ाम गलत है। चिंची से नुकसान तो बहुत से हैं, लेकिन फ़ायदे भी तो है ना, फ़ायदे भी तो है ना। अब जितनी चिंचियाँ बंद कर दी हैं, आवाम जो है ना वो तो परेशान है, लेकिन जो गाड़ी चला रहा था ना वो भी परेशान है, वो भी तो बेरोज़गार हो गया ना। बेरोज़गारी उसकी भी देखें ना, अब वो क्या करेगा, वो गलत काम ही करेगा कोई ना कोई, वो अच्छा काम नहीं करेगा। हादसात उनकी वजह से ज़रूरी नहीं हो रहे हैं, और किसी की वजह से भी हो रहे होंगे। फिर अल्टरनेट गवर्नमेंट को तो गाड़ी यहाँ देनी चाहिए ना पहले, उसके बाद चिंची बंद करते तो समझ में आती बात। और या तो फिर जो रजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं उसको रजिस्टर्ड करके फिर रोड पे लेकर आएँ जो अच्छी गाड़ियाँ हैं। लेकिन ज़रूरत तो है ना, कौम परेशान है बहुत ज़्यादा। हादसा तो हर गाड़ी से भी होता है, टैंकर माफिया ने भी हज़ारों लोगों को मार दिया यहाँ पे, तो टैंकर भी बंद हो जाना चाहिए, गाड़ियाँ भी बंद हो जानी चाहिए। परमिट चेक करें और जो सही गाड़ियाँ उनको रोड पे चलने दें। फिर कहूँ हमारी माँ बहनें परेशान हो रही हैं सब के सब, जहाँ पे एक गाड़ी के बदले में 10-10 गाड़ियाँ करके जा रहे हैं, और परेशानी अलग, किराया अलग ज़्यादा दो। यही अमूमी तौर पर आपने देखा कि आवाम जो है वो चिंची रिक्शा के, मुझे ऐसा लगा सुन के कि वो हक में है, लेकिन सदर चिंची रिक्शा एसोसिएशन इमरान जैदी साहब को आज हमने जहमत दी है और ज़रा हम उनसे ही पूछेंगे इस मामले में। इमरान साहब, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम कि आप तशरीफ लेकर आए, और जहमत की माजरत इसलिए भी कि आपको कुछ इंतज़ार करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट की खबर की वजह से। इमरान साहब, ये फरमाएं मुझे कि इस शहर में आप यहीं रहते हैं मेरा ख्याल है, ये चिंची रिक्शा कब आया है शहर में? ये 2007 और 8 के दरमियान जो सैलाब हुआ था ना अंदरूनी सिंध में। अच्छा, ओके, 2007 और 8? 7-8 के दरमियान। अच्छा। कंफर्म मुझे 9-10 कह ले। हाँ। लेकिन ये उस जमाने में जो सैलाब से मुतासरीन ये आए थे, वो साथ में चिंची लाए थे, साथ मोटरसाइकिल चिंची रिक्शा, मोटरसाइकिल चिंची रिक्शा, मोटरसाइकिल, उसमें ये सूरत हाल जो पंजाब में चलता था, जो पंजाब में चलता ठीक हो गया। वो आया था जब से ये ट्रेंड शुरू हुआ यहाँ पे। फिर इसको उस वक्त ट्रांसपोर्ट के जो हालात थे, जो अभी भी हैं, उस वक्त ट्रांसपोर्ट ज्यादा थी, लेकिन उनके हालात, किराए के मामला बहुत ज्यादा थे, तो इसको प्रमोट हो गया, लोगों ने इसको प्रमोट किया। अच्छा, अब आपकी जाहिर है इस वक्त आपके ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है जो आम आदमी का भी है शायद, कि चिंची रिक्शा जो हैं, इनके जो ड्राइवर्स हैं
ये कितने कॉल आपने कोई इनका रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, ये कहीं से तरबियत याफ्ता हैं या जिसके पास पैसा है वो जाए और ABC कंपनी से रक्षा फला फला पैसे में इतने पैसों में निकाले और दंदनाता शुरू हो जाए, या कोई इसका तरीका है? मैं आपको इसका बता दूं, सबसे पहले तो ये मोटर कैब रिक्शा है। रजिस्ट्रेशन इसका ये नाम आपने निकाला या पहले से कहीं नाम था? ये इसका जो है, ये जो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट होते हैं ना, ये फिटनेस सर्टिफिकेट है। दिखाएं मुझे। ये गवर्नमेंट की तरफ से दिया हुआ है। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ होता है? मोटर कैब रिक्शा? ये मोटर कैब रिक्शा लिखा होता है। ये इसकी रजिस्ट्रेशन है। अच्छा। जो एक्साइज से मिलती है। अच्छा। ये मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर देता है। ठीक है। और ये देता है एक्साइज रजिस्ट्रेशन, और ये रूट परमिट देता है RTA, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। ठीक हो गया। और ये है वो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध मास ट्रांसपोर्ट का, जिन्होंने इसकी 17 ये पूरी टोटल स्पेसिफिकेशन ऐसे पकड़े रहे हैं आप, पकड़े रहे हैं? हाँ, टोटल स्पेसिफिकेशन इसके अंदर है कि इसमें कितने साइज का होगा, कितनी सिटिंग होगी, कितनी लंबाई होगी, कितनी चौड़ाई होगी। ये गवर्नमेंट सिंध की तरफ से? जी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से। और इसमें कई इदारों के सारी चीज़ें इसके अंदर, NED यूनिवर्सिटी के भी है, इंजीनियर भी है, सारे तमाम लोगों के इसके अंदर चीज़ें हैं। उसके बाद ये जाकर नोटिफिकेशन के बाद ये प्रोसेस मुकम्मल होता है इसका, फिटनेस रजिस्ट्रेशन और रूट परमिट इसको वो इसमें लगा हुआ है। और ये वैलिड है 2028 तक है, फिटनेस 2027 तक 26 तक है, रजिस्ट्रेशन तो आपको पता है। और 4+1 सीट्स है। 4+1 सीट है। अब चलें, ये तो सारी लीगल चीजें हो गई ना। अब आपको बंद करने के लिए क्या जवाब दिया जा रहा है? क्यों बंद हो रहे हैं आपके चिंची रिक्शास? देखिए, ट्रांसपोर्ट की जो पॉलिसी है, हर मुल्क में हर डिपार्टमेंट की कोई पॉलिसी होती है। ठीक हो गया। हम जब सवाल करते हैं ट्रांसपोर्ट की पॉलिसी तो वो कहते हैं फ्री पॉलिसी है। अच्छा। रजिस्टर्ड कराएं और काम शुरू कर दें। काम शुरू कर दें। अब इसको बंद करने की वजूहात जो नोटिफिकेशन में वो लिखते हैं कमिश्नर कराची साहब, वो कहते हैं कि DIG ट्रैफिक रिजर्वेशन दी है, जो कि DIG कोई भी रिजर्वेशन दी उन्होंने, कंजेक्शन हो रही है। ठीक हो गया। कोई ट्रांसपोर्टर शिकायत कर रहे हैं, वो ट्रांसपोर्टर जिनकी अपनी कानूनी हैसियत क्या है अभी तक किसी ने वेरीफाई नहीं किया। ट्रांसपोर्टर्स की कानूनी हैसियत तो है ना सर, पूरी बॉडीज है उनकी। जब आपकी एक चिंची रक्षा एसोसिएशन है, उनकी तो आपसे बड़ी है। एक रूट ऑपरेटर कंप्लेन कर रहा है, ये एक अलग डिबेट हो जाएगी ना कि एक रूट ऑपरेटर ने किया, किसने किया। एक रूट ऑपरेटर ने किया, हमारे पास उसकी पूरी तफसील है, तब पूरी तफसील है, सारी उसकी दरखास्तें हैं। वो शिकायत कर रहा है कि मेरे रूट के ऊपर चिंची चल रहा है, ये रिक्शे चल रहे हैं। अच्छा, तो आप अपनी बसें पूरी कर दो। हमारी तो पब्लिक डिमांड है ना, हम तो जहां रिक्शा खड़ा करते हैं वहां पब्लिक ऐसे टूटती है। नहीं, ये आपने खुद अपने मुंह से कहा, आप जहां चाहे रिक्शा खड़ा करें, पीछे कतार दर कतार लोग सड़ जाएं, मर जाएं, किसी को निकलना है। मैं अगेंस्ट में नहीं हूं, जाहिर है। बेसिकली मामला ये है कि कोई टर्न है, यू टर्न है या कोई स्टॉप है, बगैर किसी ध्यान के बस चिंची चल रहा है और रुक रहा है, चल रहा है और रुक रहा है अपनी मर्जी से। ये किस तरह का? इस तरह से तो आपने पूरा ट्रैफिक को वाकई चौक किया है। DIG की रिजर्वेशन ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए, रेगुलेट करने वाला इदारा ट्रैफिक का, जी, पॉलिसी बनाने वाली हुकूमत। आप मुझे बताएं, पूरे कराची शहर में कहीं पे भी रक्षा स्टैंड दिया गया कि ये इस जगह आपने कहा कि हमारे इतने कितने, अच्छा वैसे एक मिनट, हुकूमत कहती है कि हमारे 36,000 से जायद चिंची रिक्शा रजिस्टर्ड हैं। कितने रिक्शाज हैं आपके? 60,000 अबव। ये मैं 60,000? जी 60,000। इसका आसान हल ये कि मैं भी झूठ बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट भी झूठ बोल रही है। जिस कंपनी ने बेचा है वो तो झूठ नहीं बोल रही। शम्स पावर, साजगार और रोजगार का रिकॉर्ड निकाल लें, सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। 60,000 चिंची रिक्शा इस शहर में चलता है या अंदर आप हैदराबाद वगैरह सब मिला के बता रहे हैं? कराची शहर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये 60,000 रिक्शा, चिंची रिक्शा जो है, आज आपकी कमिश्नर से मीटिंग थी? जी बिल्कुल, कमिश्नर से मीटिंग नहीं थी। अच्छा, कमिश्नर साहब, हमें तो हम 5 दिन से भूख हड़ताल पे, 6ठा दिन था आज हमारा, रात बारिश भी हमने वहीं गुजारी। तो आज वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर है कासिम फकरी साहब। हाँ, कासिम फकरी, वो हमें ले गए मिलवाने के लिए। अच्छा जी, उनके रेफरेंस आपकी उस पर मंशा पर या कमिश्नर साहब की हिदायत पर? ना हमारी मंशा, ना हमें ये पता है कि उनकी हिदायत थी। वो हमारे से इजहार यकजहती, हम उनके पास गए थे, क्या दावत दी कि आप हमारे इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने? तो वो आए थे, उन्होंने अपना इजहार यकजहती की थी। और कल उनका फोन आया कि सुबह 10 बजे हम कमिश्नर ऑफिस जा रहे हैं, आप चलें, आपके मसले पे क्या हुआ वहाँ जाके? वहाँ गए तो उन्होंने उनसे बात की, बताया कि भाई इनकी रिजर्वेशन है, गरीब लोग हैं,
इनका मामला आप सुने। तो उन्होंने कहा मुझे DIG ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, जिसका मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखाया, जिसका मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखा देता हूँ, फिर आप खुद सोचें कि ये पाबंदी आईनी है या गैर कानूनी है। ये आप पढ़ें थोड़ा सा, इसके जो ये आप पढ़ लें। एक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड ऑपरेशंस ऑफ MCRS मानी मोटर कैब रिक्शा। ओके। अब ये लिख कौन रहा है? सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट। लिख किसको रहे? DIG ट्रैफिक को। और बाकी आप पूरी डिटेल पढ़ ले। सेक्रेटरी ने लिखा जी, DIG को? DIG को तो क्या परमिशन क्यों मिली है आप लोगों को? ये जो इससे पहले दिखा रहे थे आप मुझे, ये लिख रहे हैं कि DIG को कि आप जो एक्शन ले रहे हैं इनके खिलाफ, वो अनऑथराइज ले रहे हैं, बंद करें। 2021 में हमारे खिलाफ ऑपरेशन हुआ था। अच्छा, 2021 का? 2021 का सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने बंद करवाया वो ऑपरेशन DIG ट्रैफिक से। लेकिन इस वक्त जो ऑपरेशन आप लोग आपके वर्कर्स के साथ हो रहा है, उसमें कौन कौन से रूट्स हैं जिस पर आपको मना किया गया और आप कह रहे हैं कि नहीं, रक्षा चिंची चलेगा? ओवरऑल कराची में हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जिन जगहों पे पाबंदी है उधर भी, और जिन जगहों पे पाबंदी नहीं है वहां पे भी। अच्छा, थोड़ा वक्त रह गया, मुझे ये फरमाएं कि कमिश्नर ने आपको क्या कहकर भेजा है कि आपने भूख हड़ताल खत्म कर दी ना अपनी? जी बिल्कुल। उठ गए आप लोग प्रेस क्लब से? बिल्कुल। ठीक है, अब क्या कहा उन्होंने यकीन दहानी कराई क्या? कि मैं आपकी कंसर्न इदारों से, जो 2 डिपार्टमेंट ने मुझे ट्रांसपोर्ट से और DIG ट्रैफिक से मीटिंग करवाऊंगा। अच्छा, और वो कब होगी? वो उन्होंने पहले तो वो मुहर्रम के बाद कह रहे, तो हमने कहा सर इसमें आशूरा के बाद या मुहर्रम के बाद? आशूरा के बाद। उसमें तो हमने कहा सर हमारा कबाड़ा हो जाएगा। अच्छा। जिस तरीके से हमारे खिलाफ मुकदमात दर्ज हो रहे, जिस तरीके से चालान हो रहे हैं, 26,000 का चालान। हाँ, वो मुझे पता है, ये छोड़ दे, मुझे बताइए तो फिर क्या निकला नतीजा? क्या बात? उन्होंने कहा कि मैं 2 से 3 दिन के अंदर DIG साहब जैसी छुट्टियों से आ जाएंगे, 1 तारीख को, 2 तीसरी तारीख को मैं आपकी मीटिंग अरेंज कर दूंगा। यानी इस कमिंग वीक में आपके मसला हल होने वाला है। तो चिंची रिक्शा फिर दौड़ते हुए नजर आएंगे और अपनी बदमस्ती से जहां दिल जाएगा रुकेंगे। हमने जो डिमांड की है, हम नहीं चाहते इसके बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी है, क्योंकि इसमें मैं आपको वाज़ेह अल्फाज में बोल रहा हूँ कि इस वक्त जितनी वायलेशन हो रही है, पूरे कराची की ट्रैफिक इसके अंदर मुलव्विस है। ये सारी रोडों पे जो वायलेशन हो रही है, इसकी जिम्मेदार RK और SOs है। इमरान साहब, मामला ये है कि मुझे बहुत लंबी डिबेट आपसे करनी थी इस मुद्दे पर, और ये एक बहुत ही हसास मामला है, क्योंकि ये शहर जिससे आप और हम कमाते हैं, यहाँ बैठते हैं, इस पर अजारादारी है बहुत सारे लोगों की, और कुछ लोगों की बदमाशी भी है। तो अगर हम इस शहर को ऐसे चलाएंगे तो फिर ये मामला चलने वाला नहीं है। मैं आपसे 2 लास्ट बात करूंगा कि हमने ये डिमांड की है कि आप हमारी SOPs बनाएं और कमेटी बनाएं जिसमें SP लेवल का और ट्रैफिक का। अच्छा, SP लेवल का बनना होना चाहिए, DSP लेवल का नहीं। अच्छा। और इनकी जो डिस्ट्रिक्ट के वो जो होते हैं डिप्टी कमिश्नर, उनकी SP लेवल और यूनियन की कमेटी बनाए इन सारे मामला पे। इमरान ज़ैदी, थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लेकर आए। कमिश्नर कराची की मीटिंग के बाद ये पूर्व में के 2 से 3 रोज में शायद चिंची रिक्शा का कोई मुस्तकबिल बेहतर हो सकेगा, लेकिन लगता यह है कि शहर में जो ट्रैफिक का हिजयान है वो यकीनी तौर पर अवाम पाक कराची के लिए तो परेशानी का बाइस है, लेकिन ये चिंची रिक्शा इसका बहरहाल कोई हल या मुतबादिल नहीं है। आज के प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।